सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप अभी 3-4 दिन तक रहेगा। उसके बाद मौसम में बदलाव शुरू होगा। फिलहाल राजधानी लखनऊ समेत राज्य के विभिन्न जनपदों में दिन में धूप नहीं निकलने, कुहासे के साथ ठिठुरन और सर्द हवा के संग शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, झांसी, मथुरा, रायबरेली, अमेठी, हरदोई, प्रयागराज, सुल्तानपुर, सोनभद्र और आसपास के इलाकों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, जालौन, हमीरपुर, झांसी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, लखीमपुर खीरी, बहराइच, हरदोई, सीतापुर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी तथा आसपास के इलाकों में कहीं घना तो कहीं बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के 3,42,000 लाभार्थियों को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के एनेक्सी भवन से इन लाभार्थियों के खाते में योजना अंतर्गत पहली, दूसरी व तीसरी किस्त के 2,409 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने वाराणसी, मथुरा, गाजियाबाद, अयोध्या और सहारनपुर के एक लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद भी किया। सभी लाभार्थियों को आवास योजना का प्रमाण पत्र भी दिया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 17 लाख आवासों की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें 6,46,000 आवास पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान देने के नारे और वादे आजादी के बाद से ही चलते आ रहे हैं, लेकिन इन नारों को हकीकत में बदलने का कार्य पीएम मोदी ने किया। आज उसी का रिजल्ट है कि हर व्यक्ति को मकान की गारंटी, हर व्यक्ति को आजीविका की गारंटी और रोटी की गारंटी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर दे रही है। प्रदेश के पशुधन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोपी फरार आईपीएस अरविंद सेन ने लखनऊ के भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उन्हें 9 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सेन 31 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। उन पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। उन्हें निलंबित किया जा चुका है। पुलिस ने उनके लखनऊ व पैतृक आवास अयोध्या पर पहुंचकर डुगडुगी पिटवाकर फरार घोषित कर चुकी है। गिरफ्तारी के डर से उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे सोमवार को खारिज कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दयाशंकर सिंह के परिवार पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आरोपित पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर को एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। जस्टिस पवन कुमार राय ने दोनों को 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा किया है। दोनों नेताओं को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था, संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए थे। इसके बाद 19 जनवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल ने कोर्ट में सरेंडर किया था। दयाशंकर सिंह मंत्री स्वाति सिंह के पति हैं। राम मंदिर आंदोलन में गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मंदिर का अहम योगदान रहा है। इसी कड़ी में गोरक्षनाथ मंदिर ने राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए 1 करोड़ 1 लाख रुपए की राशि दी है। इसके अलावा गोरखपुर के उद्यमियों ने भी 5 करोड़ की रकम दान की है। शाम को सीएम ने बैठक कर उद्यमियों से सहयोग के लिए अपील की थी। बैठक के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय खुद मंदिर पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने 20 दिन पहले मुंबई के एक डायमंड व ज्वेलरी शोरूम में हुई लूटकांड का खुलासा किया है। इस प्रकरण के मुख्य आरोपी विनय समेत
3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने बताया कि मुख्य आरोपी विनय सिंह गाजीपुर का रहने वाला है। वह मुंबई में किराए के मकान में रहकर बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा था। तीनों आरोपी यूपी में भी बड़ी लूट करने के इरादे से साजिश रच रहे थे। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस राजन राय व जसप्रीत सिंह के छुट्टी होने से सुनवाई टल गई। अब नई तारीख मिलेगी। इससे पहले 16 दिसंबर को सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की थी और जांच पूरी करने के लिए वक्त मांगा था। तब कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख तय की थी। कानपुर में चोरों ने मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट रूम का ताला तोड़ दिया। एक दिन में छुट्टी के बाद जब अदालत खुली तो ताला टूटा देख भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आनन फानन में फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच शुरू करवाई। अहम फाइलों के चोरी होने की बात सामने आई है। फिलहाल अभी यह जानकारी नहीं मिली है कि सीएमएम कोर्ट से कितनी फाइलें गायब हुई हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस ने फर्जी दस्तावेज के जरिए सिम हासिल कर लाखों के साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड के मामले में एक और चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपित सुन जी इंग को हरियाणा के गुरुग्राम से पकड़ा गया था। उसने बीजिंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और वहां 3 साल तक काम भी किया था। एटीएस ने इससे पहले चीनी नागरिक पोंचली टेंगली उर्फ टे लिंग ली और जू जुम्फू को गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में सुन जी की भूमिका सामने बताई थी। एटीएस ने सुन जी को लखनऊ कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एटीएस को तीनों आरोपितों की 7 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है। कलेक्ट्रेट सभागार में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त व विधायक सुरेंद्र सिंह भरी मीटिंग में ही आमने सामने आ गए। हालात यहां तक पहुंच गया कि विधायक व सांसद समर्थकों में गाली गलौज होने लगी। दोनों पक्ष के समर्थकों को उग्र होता देख शांति व्यवस्था के लिए भारी फोर्स बुलानी पड़ी। पुलिस ने दोनों ओर से समर्थकों को अलग किया। जल विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से आधे घंटे तक वहां असहज स्थिति बनी रही। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन आरक्षण फार्मूले को लेकर प्रत्याशियों की उलझनें बढ़ गई हैं। आरक्षण नए सिरे से हो या चक्रानुक्रम, यह फैसला अब सरकार को लेना है। क्षेत्र और जिला पंचायतों में आरक्षण शून्य करने और ग्राम सभाओं में चक्रानुक्रम लागू किए जाने पर भी विचार हो रहा है। फिलहाल नई आरक्षण सूची के लिए उम्मीदवारों को कुछ और इंतजार करना होगा। सब्जी, फल, आटा से लेकर दाल, तेल तक के भाव में नरमी की वजह से बीते एक सप्ताह में आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत मिली है। खुली चाय की पत्ती, सोया, रिफाइंड और सरसों के तेल के दाम भी कम हुए हैं। आलू, टमाटर समेत सभी सब्जियां पहले से ही काबू में हैं। हालांकि प्याज की कीमत अब भी 35 से 40 रुपए प्रति किलो पर बनी हुई है। वाराणसी में नौका विहार के दौरान गंगा नदी में प्रवासी पंछियों को नाव पर दाना खिलाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शिखर धवन के खिलाफ एक अधिवक्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट दिवाकर कुमार की अदालत में परिवाद दाखिल किया है। अदालत ने परिवाद की पोषणीयता यानी विचारण योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तिथि नियत की है। भाजपा सांसद कमलेश पासवान और पूर्व सांसद राजेश कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने 1 साल कैद व 2000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों ने 18 दिसंबर 2004 को नकहा जंगल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर चक्का जाम किया था। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उन्हें 7 दिन कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
प्रयागराज में गंगापुर के सराय इनायत थाना क्षेत्र में लंबे समय से चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का आबकारी ने भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री से सीलिंग मशीन, स्प्रिट, नकली रैपर व सीसी समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है। कुछ लोगों को पकड़कर फैक्ट्री के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में मुकदमा भी दर्ज कराने की तैयारी है। कानपुर में 3 पत्रकारों के खिलाफ एक न्यूज रिपोर्टिंग करने पर प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में तीनों पत्रकारों पर सार्वजनिक दुर्व्यवहार और आपराधिक धमकी देने का आरोप है। पत्रकारों ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के बारे में खबर दिखाई थी कि कड़कड़ाती ठंड में भी आधे कपड़े पहनाकर कई स्कूलों में छोटे बच्चे से कार्यक्रम कराए गए। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद घोसी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की अर्जी पर माननीयों की विशेष अदालत ने स्पष्ट किया है कि इनकी गवाही स्थगित रहेगी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप बाद में कराई जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही दर्ज कराने की मांग अदालत ने स्वीकार नहीं की। सुरक्षा को देखते हुए गाजीपुर एवं प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य गवाहों को पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता एवं ब्रजेश सिंह के अधिवक्ता प्रमोद सिंह नीरज व अभिषेक त्रिपाठी के तर्कों को सुनकर दिया है। गुजरात कैडर के आईएएस गौरव दहिया पर अलीगढ़ के अतरौली थाने में 24 जनवरी को कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अतरौली की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि आईएएस ने खुद को तलाकशुदा बताकर शादी की थी। करोड़ों रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में शासन द्वारा डिफाल्टर पाए गए 71 आईटीआई शिक्षण संस्थानों के छात्रवृत्ति फार्मों की जांच समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है। इसके बाद शासन के निर्देश के अनुसार निस्तारण किया जाएगा। अभी तक शासन ने इन विद्यालयों को ब्लैक लिस्ट नहीं किया है, जबकि सभी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ समाज कल्याण विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी।